अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं ज़रियाब राजपूत। तो जनाब, बिलाखिर मौसम तब्दील हुआ और हम सभी इसके मुंतजिर थे कि पहाड़ कब बर्फबारी की चादर ओढ़ेंगी। और हमने देखा कि कल KPK में मौसमी सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बायस कालाम, चित्राल, मालम जबा, नारान, कागान और गिलियाद समेत दीगर बाला इलाके सफेद चादर में छुप गए। बिल्कुल ऐसी। और ये जो एनर्जी अभी आप ज़रियाब की देख रहे हैं, लास्ट वीक बिल्कुल भी नहीं थी, जितनी सर्दी पड़ रही थी। और मैं तो सर्दी में मुझे लगता है मैं ऑपरेट ही नहीं कर सकती खुद को। हम सब ऐसे था जैसे फ्रीज हो चुके हैं। और ये वाली एनर्जी बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी बारिश और बर्फबारी का जो सिलसिला है वो यही कहा जा रहा है कि आइंदा 3 रोज तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। इस बर्फबारी से लुत्फअंदोज होने के लिए हमेशा की तरह सयाहती मकामात पर जो टूरिस्ट हैं उनकी आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि बहुत से लोग इस इंतजार में थे कि बर्फबारी शुरू हो तो फिर इन मकामात का रुख किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो एहतियाती तदाबीर हैं, इन तमाम ही सयाहों को वो भी इख्तियार करनी है ताकि कोई भी ऐसा वाकया पेश नहीं आना चाहिए जो कि हमने कुछ साल पहले देखा था। मरी में बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया था। तो इन सयाहती मकामात पर मौजूदा सूरत हाल से आगाह रहने के लिए जो सयाह हैं वो टूरिज्म हेल्पलाइन 1422 पर राब्ता कर सकते हैं, जो कि 24 घंटे उनकी सर्विसेज के लिए मौजूद है। बिल्कुल 1422 पर आपको कॉल करनी है अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है। लेकिन ऐसे में जो बर्फबारी वाले मकामात हैं, जो स्पॉट्स हैं, यहाँ पर जो जाने वाले टूरिस्ट हैं वो गाड़ियों में को चेन की सूरत में इस्तेमाल करें। मतलब ये कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोशिश करें कि कतार बनाकर आप ड्राइव, ताकि आगे पीछे आपको सपोर्ट मिले और एक दूसरे के साथ आप लोगों का कनेक्शन, आप लोगों का जो सोशल बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहे। और दौरान सफर है ना, उसके ऊपर एक चेन प्रॉपर आती है, वो चढ़ानी चाहिए। वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बर्फ में वो काम आती है क्योंकि टायर स्लिप कर जाते हैं और वो जो चेन होती है ना वो फिर काम करती है कि वो आपकी गाड़ी को स्लिप नहीं होने देती है। जबरदस्त। तो दौरान सफर पहाड़ी इलाकों में ड्राइविंग के दौरान आपने एहतियात करनी है। और जो अनवार ने आपको ये बताई है कि किस तरीके से क्या हेल्दी मेजर्स लिए जा सकते हैं, तो ये आप लोगों ने फॉलो करने हैं। अब जरा हम टॉप स्टोरीज को फॉलो कर लें। बिल्कुल, इसको मजीद डिस्कस बाद में करेंगे। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में नया क्या है? सियासी रहनुमाओं के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। एक दरिया दिल पाकिस्तानी का यूनिवर्सिटी को लाखों मिलियन डॉलर्स का दिया। बीवी से जबरदस्ती महंगी पड़ गई, शौहर को 3 साल कैद। और अगले हफ्ते में मुल्क में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और इस वक्त सियासी रहनुमाओं के पास आराम का वक्त भी नहीं है। एक जगह से जलसा करते हैं, एक जगह से रैली करते हैं, एक जगह नारे लगाते हैं, तो फिर फौरन उन्हें दूसरी जगह भी पहुंचना है। और साथ ही साथ जो एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला है अब वो शुरू हो चुका है। शुरू क्या हो चुका है? खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी काफी देर से तनकीद कर रहे थे, सिंगल हैंडेडली इस मामले को लेकर चल रहे थे। लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब भी आया और बिल आखिर जो उनका इंतखाबी मंशूर था वो भी पेश कर दिया गया, जिसका सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था। और उसकी जो सीधा नकात हैं वो अब हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, इंतखाबी मंशूर में ये कहा गया है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम तनाज़ात के तस्वीर का मुतबादल निज़ाम होगा, जबकि अदालती कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में रिफॉर्म्स भी की जाएंगी। जबकि दूसरी ही जानिब जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उन्होंने भी तहरीक इंसाफ का इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया है। और मंशूर पेश करते हुए उनका कहना था कि हम इक़्तिदार में आकर आईनी तरमीम करवाएंगे, जिसके तहत वज़ीर आज़म को बराह रास्त अवाम मुंतखब करेंगे। बिल्कुल, असेंबली की जो मुद्दत है वो 5 साल से कम करके 4 साल करने पर वो गौर कर रहे हैं। मतलब उनके मंशूर में ही उन्होंने शामिल किया हुआ है। तो इंतखाबी मंशूर के बाद अब हम आ जाते हैं सियासी जलसों की तरफ, जो कि सियालकोट में जलसा आयाम करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि जो रोटी मैं 4 रुपए की छोड़कर गया था आज वो 25 रुपए की मिलती है। उन्होंने कहा कि इस कौम पर कितना जुल्म हुआ है, जिसका कौन जिम्मेदार है। ये मुल्क का हाल कर दिया गया है। बिजली के बिल महंगे हो चुके हैं, गैस नापैद हो चुकी है। और सियालकोट में ही खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने भी कहा कि 8 फरवरी को सियासी मुखालिफिन का जुलूस निकल जाएगा और आपके वोट से नवाज शरीफ 4थी मरतबा वजीर आजम मुंतखब होंगे।
बिल्कुल। और दूसरी तरफ हब में हमने देखा वहां पर भी इंतखाबी जलसा हुआ और वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो शुरुआत से मुखातिब हुए, कहते हुए नजर आए कि हब कराची से 1 घंटे के फासले पर है, तो क्यों ना यहाँ पर भी अस्पताल होने चाहिए, पानी की सहूलत और यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए, हब को भी कराची जैसा होना चाहिए। रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि नून लीग वाले आपको गुमराह करना चाहते हैं, इसलिए आपने सोच समझ कर वोट डालना है और चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश रखने वाले साजिश को आपने नाकाम बनाना है। तो इन तमाम तरह इंतखाबी मंशूर सियासत हुआ वीकेंड पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन करें सीरत ज़ेकार शाहिद मेतला साहब। जी मेहता साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया, और आप लोगों की एनर्जी बहुत ही अमेजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी मंशूर के हवाले से। सबसे ज्यादा वक्त इन्होंने लिया, सबसे ज्यादा तनकीद का सामना इन्हें ही करना पड़ा, बिलाखिर मंशूर उन्होंने पेश कर दिया है, बहुत सारी बातें भी की हैं। ओवरऑल आपके नजदीक जो मुस्लिम लीग नून का मंशूर है उसमें खास बात आपको क्या लगी, और जो बातें वो कर रहे हैं पूरी कर सकेंगे? बार मुस्लिम लीग नून का मंशूर एक बहुत जबरदस्त किस्म की दस्तावेज है। मैंने उसको सारा पढ़ा है, गो थ्रू किया है, और उसमें 3-4 चीजें तो बिल्कुल नहीं है। एक तो 62-63 के हवाले से आपने खुद ही बात कर दी। ये बहुत अरसे से एक जो जमहूरी वज़ीर आज़म थे उनको डिलॉन्च करने के लिए, डिसलॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था अदालत से। हमने इससे पहले देखा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को घर भेज दिया गया, फिर नवाज शरीफ को घर भेजा गया, और फिर अभी इसी का इतलाक इमरान खान पर भी तोशा खाना केस पे हुआ। तो ये अच्छी बात है, इसको असल फॉर्म में लेकर आएंगे तो अभी बल्कि कुछ इस पे एतराजात भी हो रहे हैं, बहुत सारी बात भी हो रही है कि इस्लामी सिक्के निकाल दी जाएगी, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये एक डिक्टेटर की जानिब से इंक्लूजन किया गया था 62-63 का 1985 और इसके आसपास। दूसरी बात यह है कि जो नून लीग का मंशूर है इसने काफी टाइम लिया है, इसका क्रेडिट वैसे तो इरफान सदीकी साहब को दिया जा रहा है, लेकिन मरियम औरंगजेब का भी क्रेडिट है, वो भी कहीं ना कहीं, बल्कि उनका ज्यादा काम है इनफैक्ट इस पर। तो एक अच्छी दस्तावेज हमारे सामने आई है और लग भी रहा है कि एक संजीदा कोशिश और मसाइल का इदराक रखते हुए एक दस्तावेज बनाई गई है। अभी आमतौर पे हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने बहुत सारा क्रिटिसिज्म बियर किया है कि बिल्कुल वो नजर नहीं आ रहे थे, लेथार्जिक नजर आ रहे थे, अदरवाइज भी अनइंटरेस्टेड नजर आ रहे थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि मुस्लिम लीग नून का हमेशा से बिल्डअप ऐसा रहा है, वो डाटा पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनके जो प्लान्स होते हैं उस पे वो जाते हैं, और उन्होंने जो टिकट्स पे इतना टाइम लगाया, मैं आपको बताऊं कि उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज का भी डाटा था और उनके पास अपना प्राइवेट फर्म्स का भी डाटा मौजूद था, सर्विस वगैरह मौजूद थे। तो उसके तहत उन्होंने उसको फिर मद्देनजर रखते हुए अपने जो टिकट्स के हवाले से फैसले थे उनको उन्होंने कंडक्ट किया। तो वो जो आधा इलेक्शन तो आप उसी वक्त जीत जाते हैं जब किसी बेहतर आदमी को, बेहतर उम्मीदवार को आप लॉन्च करते हैं। तो दूसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो मंशूर है उसमें देखिए क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात हुई है, ट्रांसजेंडर्स को मेन स्ट्रीम करने के हवाले से बात हुई है, इसके अलावा जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल की बात की गई है। अब ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स हमें इंडिया में भी नजर आती हैं, दुनिया के बेशतर हिस्सों में नजर आती हैं, बल्कि मैं आपको बताऊं कि केबीके में भी इसका कयाम अमल में आया था और इसका बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। फिर हेल्थ के हवाले से भी बात की गई है और दीगर जो इश्यूज है उनके हवाले से भी बात की गई है। लेकिन शायद मिर्जा साहब जहां पर आप कुछ चीजों को कह रहे हैं कि बहुत बेहतर है, वहां पर कुछ मामला तो हमें ऐसे भी नजर आ रहे हैं कि जो कि दीवाने का ख्वाब मालूम हो रहे हैं। ये देख लीजिए कि आप पिछले हमने देखा है अदवार में किस तरीके से मुस्लिम लीग नून क्रिटिसाइज करती आई है पिछले 4 सालों में पीटीआई की गवर्नमेंट को कि 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया, नारा अब उन्होंने भी लगा दिया। ये हमें भी पता है कि इसमें जो मुल्की हालात है यहाँ पर नौकरियां देना इम्पॉसिबल हुआ है, यहाँ पर लड़कों को, लड़कियों को, बच्चियों को एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ लेकर आना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जहां पर महंगाई की शरह 42% है, 1 साल में वो किस तरीके से 10% में लेकर आ सकते हैं, जबकि 16 में उनकी अपनी ही हुकूमत रही और हमने महंगाई का हाल देखा है। फिर ये कैसे पॉसिबल होगा कि 1 साल के अंदर अंदर आप महंगाई को 10% पर लेकर आ जाएं? बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उनका यूएसपी नून लीग का ऐसा है कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर करते हैं। उनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीजें, सी पैक जैसा बड़ा एक प्रोजेक्ट उनके क्रेडिट पे, ज़रियात भी आप देखिए $64 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है। $1 बिलियन ब्रिंग्स आउट ऑलमोस्ट 1 लाख जॉब।
तो आप देखिए कि अगर वो इस तरह से भी एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू, जो $25 बिलियन अभी तक स्पेंड हुए हैं जो सी पैक के तहत पहले जो फेज था उसमें, और मजीद भी रकम आ सकती है, मजीद भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जो चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से भी बहुत जबरदस्त बयान आ रहे हैं। तो अगर इतने 25 बिलियन $30 बिलियन आ जाते हैं पाकिस्तान में, तो आप देखिए कि 1 से 1.5 लाख जॉब्स क्रिएट होती हैं जब $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आती है। तो ये बहरहाल उनके क्रेडिट पे चीजें हैं। दूसरी चीज ये है कि अनफॉर्चुनेटली पीटीआई की जानिब से भी ये कहा गया था, ये प्रॉमिस किया गया था, लेकिन वो बिल्कुल वो सियासी बैशिंग के अलावा कुछ भी नहीं कर सके। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट था। अदरवाइज जो इदारों की जानिब से सपोर्ट इमरान खान साहब को मिली थी, दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, बट वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके। वो ब्लेम गेम में पड़े रहे और वो इनकार्सिनेट करते रहे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, तो दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरा जो आप बात कर रही हैं कि जो जॉब्स के अलावा नून लीग के पास बहरहाल ये हमेशा से ये रहा है कि वो कुछ ना कुछ डिलीवर कर पाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब अगर अभी भी उनको कुछ वक्त मिलता है, मुनासिब वक्त मिलता है, और जैसे वो नवाज शरीफ भी कह रहे हैं, जहांगीर तरीन भी कह रहे हैं और बाकी लीडर्स भी कह रहे हैं कि हमें 5 साल मिलने चाहिए, तो 5 साल अगर मिलेंगे, तसलसल होगा, ये तसलसल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आपने देखा कि पीटीआई के मंशूर में भी उन्होंने 4 साल टेनोर कर दिया, चूंकि बहुत अरसे से ये बात हो रही है कि शायद 5 साल का टेनोर ज्यादा है, अकाउंटेबिलिटी उस तरह से नहीं हो पाती। अभी आर्मी की लीडरशिप का भी स्टेटमेंट आ गया है कि 5 साल बहुत ज्यादा होते हैं, या 5 साल एक पार्लियामेंट को दिए जाते हैं, एक हुकूमत को नहीं दिए जाते हैं। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए तसलसल बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और मेहता साहब, इसका फैसला फिर अब 8 फरवरी को ही होने जा रहा है कि 8 फरवरी को किस जमात के नाम का कुरा निकलता है। लेकिन अभी जो पेशन गोइयां हैं या चामगोइयां, वो यही है कि 95 सीटें नून लीग ले जाएगी, 60 से 70 पीपल्स पार्टी के पास होंगी, और 70 के करीब जो हैं वो आजाद उम्मीदवार जो हैं वो हमें नजर आएंगे। लेकिन इस सूरत हाल में एहसन इकबाल भी ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आजाद उम्मीदवारों के बिकने का खदशा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बहुत ज्यादा इस वक्त बात कर रही है बार बार आजाद उम्मीदवारों के हवाले से, तो वो बाजी लेकर जा सकते हैं मुस्लिम लीग नून से? अनवार, इसके चांसेस मुझे बहुत कम नजर आते हैं। मैं आपके साथ शेयर भी कर लेता हूँ। जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन पे एक बिग क्रॉस है, और बिग क्रॉस एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। देखिए, मैं 3-4 चीजें, एक तो उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो वेस्ट के बहुत ज्यादा करीब हैं। दूसरा, वो अनप्रिडिक्टेबल हैं, एग्रेसिव हैं जब नेगोशिएट करते हैं या जब एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक मामला होते हैं। तीसरी सबसे अहम चीज ये है, सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सिंध में जो सिस्टम है, और सिस्टम आप समझते हैं, वो सिस्टम है करप्शन का सिस्टम, और वहां पे हर आदमी जो है वो पैसे कमाने की दौड़ में लगा हुआ है, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा या डिलीवर नहीं कर सका। आप देखिए कि 15 सालों में 22,000 अरब रुपए सिंध में गए हैं, खर्च हुए हैं, लेकिन आपको वो कहीं पर भी नजर नहीं आते। सिंध की आबादी ज्यादा से ज्यादा, कोई ऑन पेपर्स भी ऑन पेपर 5.5-6 करोड़ है, लेकिन 7 करोड़ कर लीजिए, जिसमें से आप 3 करोड़ आबादी कराची की निकाल दीजिए। आपने ना कराची पे पैसे लगे नजर आते हैं, और ना ही बाकी सिंध पर लगे नजर। लेकिन शायद मतलब साहब, इसको जस्टिफाई किस तरीके से किया जाएगा कि जिससे कंपैरिजन में आप पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को ड्रॉ कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम लोग नून लीग का मवाजना करें तो नून लीग ने भी अपने तमाम दौरे हुकूमत में अगर पैसा खर्चा है तो सिर्फ लाहौर पे खर्चा है, पंजाब के बाकी अजला पर, बाकी शहरों पर हमें वो सब कुछ नजर नहीं आता जो कि होना चाहिए। मीनवाइल अगर हम लोग जरदारी साहब की सियासत के हवाले से बात करें तो बलूचिस्तान ऑन पेपर ऑन ग्राउंड, सेनेट के इलेक्शन हमने देखा कि हर बार पीपल्स पार्टी जो है वो अपना एक वजूद बरकरार रखती हुई हमें नजर आती है। एग्रेशन के मामला में अगर आप बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से बात करें तो मरियम नवाज से ज्यादा एग्रेसिव आज तक आपने कोई लीडर देखा है, और ये हमारे तमाम लीडरान का मसला है। एस्टेब्लिशमेंट साथ हो तो सब हंसते मुस्कुराते और बड़े टोन डाउन नजर आते, एस्टेब्लिशमेंट साथ ना हो तो सभी एग्रेसिव नजर आते हैं। हाँ जनाब, वो अदरवाइज मैं एग्रेशन की बात कर रहा हूँ कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी बिलावल भुट्टो जरदारी में ज्यादा है। मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देता हूँ कि जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई थी और 25 या 26 मार्च को इनको एक मेस में
ISI की मेस पे बुलाया गया था तमाम लीडर्स को कि आप इमरान खान के खिलाफ जो तहरीक अदम इत्तेमाद है उसको विदड्रॉ कर लें, तो उस वक्त भी बिलावल भुट्टो जरदारी का रद्द अमल जनरल बाजवा के साथ बहुत ही जारहाना था और उन्होंने कहा भी था कि वील गो पब्लिक इफ यू डोंट अलाउ अस टू ब्रिंग आउट नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस तरह से मामला बिलावल भुट्टो जरदारी के हैं और फिर उन पे एक तरह से ये भी स्टिग्मा लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के अब वेस्ट के काफी ज्यादा करीब हैं। बाकी जो लोग एग्रेसिव हैं वो अदरवाइज एग्रेसिव हैं, वो पब्लिक में एग्रेसिव हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरह से उनकी प्रिडिक्टेबिलिटी बेहतर है बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में। दूसरी बात ये है जरा कि जो सिस्टम है, सिस्टम के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं हर आदमी के। पंजाब में भी वो तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं और बाकी जगहों पे भी, एस्टैब्लिशमेंट पे भी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि बात इनकम्प्लीट रह गई थी कि जो वहां पे मैस हुआ है सिंध में, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हेल्थ के मैदान में उनका क्रेडिट है कि हेल्थ के मैदान में, हेल्थ की फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया, स्टेट ऑफ दी आर्ट काम किया। सो मच सो कि बाहर से भी लोग, फॉरेनर्स भी सिंध में इलाज करवाने के लिए आते हैं। वहां पे लिवर ट्रांसप्लांटेशन फ्री है, वहां पे कार्डिक जो ऑपरेशन है और बाकी ट्रीटमेंट्स हैं वो फ्री हैं और बड़े चीप हैं, विच इज वेरी गुड थिंग। दूसरा मैं आपको बताऊं कि पंजाब में आपको कहीं ना कहीं काम नजर आता है। आप बड़े अदरवाइज भी थोड़े बहुत शहर देख लीजिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि जरा वहां पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 12.5 करोड़ पॉपुलेशन है, विच इज ऑन डेकेड, विच इज इन सेंसेस। और 12.5 करोड़ तो अदरवाइज हमें सेंसस में नजर आ रही है, इसके अलावा भी होगी 1.5-2 करोड़ अदरवाइज भी होगी। तो पंजाब में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा और वहां पे बहुत ज्यादा फंड्स आएंगे। ये बात दुरुस्त है आपकी कि शहबाज शरीफ साहब, नून लीग का हमेशा से फोकस लाहौर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। यही वजह थी कि पंजाब, जनूबी पंजाब एक अलग से सूबा बनाने की बात होती है। अनवार ने एक सवाल किया था, मैं उस पर जरूर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि जो मुख्तलिफ सीट्स के हवाले से बात हो रही है। देखिए अनवार, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो नून लीग एम कर रही है, उनके माइंड में है कि वो 110 तक, 105 से 110 तक सीट्स सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं या वो एम कर रहे हैं। और लेकिन मेरे ख्याल में वही जो आपने कहा है 90 to 110 तक उनकी सीट्स आ सकती हैं। उनकी टिकट्स अच्छी गई हुई हैं, पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं जो भी उन्होंने फील्ड किए। पीपल्स पार्टी का बहरहाल मुझे अभी भी वही लगता है कि 50-60 से ज्यादा सीट्स नहीं लेके जा सकेगी। बाकी जो आजाद उम्मीदवारों के हवाले से बात हुई है, तो देखिए उसके हवाले से बल्ला अगर उनसे छीन लिया गया है तो वो तो आजाद ही रहेंगे, वो अवेलेबल रहेंगे कि उनके साथ कोई भी दूसरी पार्टी जो है वो पैक्ट कर ले और वो उस पार्टी की तरफ चले जाए और उन पे फ्लोर क्रॉसिंग की जो टर्म्स है, कंडीशंस है, वो भी अप्लाई नहीं हो सकेंगी। तो वो बल्ला अगर उनसे ना छीना चाहता तो वो पीटीआई के उम्मीदवार रह सकते थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजिया का। शायद मेहता साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पाकिस्तान में पहली मैराथन कराची में शुरू हुई, जो कि 42.2 किलोमीटर पर मुश्तमिल फुल मैराथन सुहेल आमिर ने जीत ली है। और सुहेल आमिर ने यह फासला 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड्स में तय किया है। इस फुल मैराथन में अस्टार खटक दूसरे और आमिर अब्बास तीसरे नंबर पर रहे हैं, जिसके मनासिर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा खवातीन की भी बात कर लेते हैं, जो कि इस फुल मैराथन में महानूर सबसे आगे नजर आई। 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन हफीजुल बरकात ने जीती और हफीजुल बरकात ने फासला 1 घंटा और 17 मिनट में 12 सेकंड्स के साथ तय किया। हाफ मैराथन में अकरम दूसरे और जाहिर शाह तीसरे नंबर पर रहे, जबकि मैराथन में खवातीन, मर्द और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद जो थी उसने शिरकत इख्तियार की। अब मैराथन शुरू होने से पहले एथलेट्स सीव्यू पर निशान पाकिस्तान पहुंचे और मर्द और खवातीन और बच्चों समेत शायकीन की बड़ी तादाद ने भी सीव्यू का रुख किया, जहां पर लंबी लंबी कतारें हमें बिल्कुल नजर आई हैं, जो हम इन विजुअल्स में भी देख रहे हैं। और बड़ी हेल्दी और एक्टिव ये एक्टिविटीज हैं जिनको ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें हम देख रहे हैं कि जो काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है।
नहीं, मैंने तो क्योंकि मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करता हूँ तो पार्टिसिपेट करने का उस तरह से टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए। लेकिन और लास्ट ईयर हमने देखा था कि लाहौर में भी हुई थी, और इस तरह की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसमें तमाम मर्द ख़वातीन भी थे, बच्चे भी थे, और कोई छोटी तादाद नहीं थी। हम देख रहे हैं कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। इसी तरह के बहुत से इवेंट्स साइकिलिंग को लेकर भी लाहौर में होते हैं, जिससे दीगर शहरों में भी होते रहते हैं, जो कि और इस्लामाबाद में भी मैं इस तरह के अटेंड करती रही हूँ वीकली। वहां पर ना हर मंथ के जो एक फर्स्ट वीकेंड होता है संडे, तो वहां पर सब लोग आते हैं और अपनी जो साइकिल्स है ना वो सब पूरे ग्रुप्स बने हैं, एग्जैक्टली। तो साइकिलिंग का भी एक प्रॉपर, जो साइकिल्स हैं वो बहुत एक्सपेंसिव हैं। हाँ जी। प्रॉपर जो साइकिलिंग के लिए इस्तेमाल की जाते हैं, जो एथलीट्स इस्तेमाल करते हैं, और बड़े बड़े लंबे टूर वो साइकिल पर लगाते हैं, जो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन वो इस तरह के ग्रुप्स हैं जो कि उस दिन के लिए आपको स्पेसिफिकली साइकिल्स प्रोवाइड भी कर देते हैं। मुझे भी दी थी, शो में भी वो आए थे कि अगर आप चाहते हैं तो आपको ये फिक्र है कि जी साइकिल की प्राइस बहुत ज्यादा है या अवेलेबिलिटी नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या आप नहीं बाय करना चाहते हैं, तो उस दिन के लिए आप वो साइकिल उनसे ले सकते हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन मैंने बहुत ट्राई किया अनवर, मैं कभी भी साइकिल को बैलेंस नहीं कर सकती। तो पहले आप वो 4 पहियों वाली लें, फिर उससे शुरुआत करें। नहीं, मैंने अच्छा वो जो 2 के साथ जो पीछे वाली साइड में तो और पहिए होते हैं, वो वाली मैं उन्हीं की बात हाँ, वो चल जाती है, वो हर किसी से चल जाती है, वो तो छोटे बच्चों से भी चल जाती है। हाँ, चल तो जाती है, लेकिन मेरे से तो कभी भी नहीं चली। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, इस हवाले से मजीद भी डिस्कशन करेंगे। अपनी मुस्कुराहट के बायस दुनिया भर में शोहरत रखने वाली पेंटिंग मोनालिसा की हम बात करने लगे हैं, जो कि एक हमले में बाल बच गई हैं। पूरी जिंदगी हो गया हम इस पेंटिंग के बारे में सुनते आए हैं, इस पर हमने डिफरेंट मीम्स भी देखे हैं। पेरिस के लोवर म्यूजियम की हम बात करें हैं, जहां पर मौजूद लियोनार्डो विंची की इस मशहूर जमाना पेंटिंग पर 28 जनवरी के सुबह हमला किया गया है, सोप से हमला किया गया है, बिल्कुल। और फ्रांस से ताल्लुक रखने वाली माहौलियाती कारकुनों ने मोनालिसा पेंटिंग पर सूप फेंका था। सोप नहीं था, आई गेस सोप से हमला किया गया, लेकिन ये सूप फेंका गया, जो कि अब हम वो पिक्चर में भी देख रहे हैं, जिसके निशान वहां पर मौजूद हैं। बिल्कुल। और फिर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाने वाले फुटेज के जो मुताबिक है, वो 2 खवातीन ने एक कैन में मौजूद सोप को पेंटिंग पर स्प्रे किया, मगर मोनालिसा के तहफ्फुज के लिए उसके ऊपर मौजूद बुलेट प्रूफ ग्लास के बायस पेंटिंग जो थी वो महफूज रही। इन अफराद का ये कहना था कि सोप का छिड़काव करने का मकसद ग़िज़ाई हुकूक के हवाले से शऊर उजागर करना है, और उस कदीम पेंटिंग के तहफ्फुज के लिए म्यूजियम का अमला तेजी से मौके पर पहुंचा और पेंटिंग के सामने मौजूद हिस्से पर पैनल्स खड़े कर दिए। बिल्कुल। और ये मैंने पहली बार सुना है कि बुलेट प्रूफ ग्लास आगे लगाया गया है उस पेंटिंग को महफूज करने के लिए। और मोनालिसा की पेंटिंग पर यह पहला हमला नहीं है, पहले भी ऐसी मुतअद्दिद कोशिशें हो चुकी हैं जिन्हें नाकाम बनाया जा चुका है। और ये मनाजिर जो हैं ये भी हम देख भी रहे हैं हमारी स्क्रीन पर कि किस तरह से वो जो बुलेट प्रूफ ग्लास है उसके ऊपर वो सूप गिराया गया था, इस पेंटिंग को खराब करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो वजाहत पेश की गई है वो वजाहत समझ में नहीं आ रही है कि उसका मकसद ग़िज़ाई हुकूक के हवाले से शऊर किस तरह से आप उजागर कर सकते हैं, वो भी मोनालिसा की पेंटिंग पे फेंक कोई इस तरह की हरकत करके और फिर उस खाने को वेस्ट करके। बिल्कुल। तो आपने पहले खाना वहां पर जो है वो वेस्ट किया, और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इसका मकसद जो था वो ये था। या तो आप ये करते ना कि जहां पर लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, आप उन लोगों को जाकर वो खुराक, वो ग़िज़ा जो है वो फ्राहम करें, बजाय इसके। अगर हम गजा की बात करें, जहां पर इस वक्त ग़िज़ाई बहरान भी है, जंगी सूरत हाल है, वहां पर जिस तरह से इसराइल की तरफ से अटैक किया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, वहां पर इस वक्त खाने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो भी इस चीज को प्रमोट करने यहाँ पर आए थे, शायद उन्हें कहीं और ये काम करना चाहिए था। बड़े ही कोई गलत फ्रेम ऑफ माइंड के साथ मुझे लगता है कुछ स्टेप लिया गया हासिल करने के लिए ये काम किया गया है, ये मकसद हो सकता है। और जो उन्होंने वजह पेश की है वो तो बिल्कुल समझ से बाला। और देखिए ना अनवर, मकसद भी बहुत पीछे रह गया है। आए थे वो ग़िज़ाई एतबार से एक शऊर उजागर करने के लिए, लेकिन बात अभी भी पूरे सोशल मीडिया पर दुनिया भर में मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर डिस्कशन हो रही है। बिल्कुल ऐसी है, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम बचपन से इस पेंटिंग के बारे में सुनते आ रहे हैं, और जो डिफरेंट तरह की मीम्स फिर हमने सोशल मीडिया पर देखी हैं वो भी बड़ी अजीब रही हैं इस हवाले से। तो ये माहौलियाती कारकुनों की तरफ से ये हरकत की गई थी, और अब शायद उनके खिलाफ कुछ सख्त से सख्त एक्शन भी बहुत ही अजीब हरकत है, मुझे तो पसंद नहीं। ऐसी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। locations.
The perpetrators openly violate our fundamental right of freedom of movement, Article 15 of the Constitution. 11. Our lives are becoming intolerable. We are prohibited from speaking out or printing the truth because it may be inconvenient for the state-backed players. A well-known journalist. सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को हिरासत करने से मुतालिक समाअत इस वक्त जारी है, जो कि बराह रास्त आप मुलाहिजा कर रहे थे। और अभी कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम काफी तब्दील हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है और जो इत्तलात मौसूल हो रही है वो ये है कि कराची में भी जो बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है। तो इस हवाले से चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने हमें ज्वाइन किया है। उनसे मजीद हम जानेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो बारिशों का सिलसिला है आहिस्ता आहिस्ता पंजाब का रुख कब तक करेगा और यहाँ पर जो एक फॉग की या स्मोक की जो सिचुएशन है वो कब तक क्लियर हो जाएगी और खुश्क सर्दी का जो सिलसिला जारी है वो कब खत्म होगा। अच्छा, लेकिन जो गुज़िश्ता 2 रोज गुजरे हैं वीकेंड के, उसमें हमने देखा है कि लाहौर में भी जो मौसम था वो बड़ा प्लेजेंट सा रहा है। धूप बड़ी शिद्दत से निकली है और हमने देखा कि लोग पार्क्स में भी गए, शॉपिंग मॉल्स भी गए, क्योंकि एक जो वो था ना, लोग अकड़ कर घर में बैठे हुए थे। ये सर्दी नहीं, इस बार तो जाड़ा पड़ा है खुश्क सर्दी की वजह से। तो मेरा भी एक मॉल जाने का इत्तेफाक हुआ। यकीन जानिए वहां पे जाकर ऐसे लगता है कि जैसे सारा लाहौर यहीं पर आया हुआ है। तो लोग जो थे वो घरों में महसूर होकर रह गए थे। तो इस खुले हुए मौसम की वजह से ना लोगों को भी थोड़ा सुख का सांस मिला। अब आप सुबह के औकात में देखें, धुंध खासी कम हो गई है, स्मॉग इतनी नहीं है। तो वहां पर हमने देखा है कि बच्चों के चेहरों पर भी एक मुस्कुराहट थी और उससे ये भी हमें अंदाजा हुआ कि जो कुदरत ने हमें धूप, गर्मी, सर्दी, ये तमाम मौसम, ये तमाम सीजन जो दे रखे हैं ना, उसका अंदाजा हुआ है। जाते जाते उस दिन आप और हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ जो वॉक में है विटामिन डी ले रहे थे और बिल्कुल धूप में खड़े हुए थे ये लोग। तो हर छोटे बच्चे को सोर्स चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वादी नीलम समेत जो बाला इलाके हैं वहां पर बर्फबारी भी हुई है, बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कालाम की बात करें, चित्राल की, मालम जब्बा की, नारान कागान की, वहां पर भी इस वक्त बर्फबारी हुई है। मैदानी और बाला इलाकों में भी कहा जा रहा है कि 31 जनवरी तक जो बारिशें हैं वो शुरू हो जाएंगी। वादी नीलम समेत जो बाला इलाके हैं वहां पर भी बर्फबारी हुई है, जिसके मनाजिर भी इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम सरमा की पहली बारिश अब हो चुकी है और ये बच्चों के खेलने के मनाजिर भी आप देख रहे हैं। वो बर्फबारी में भी खुश बड़ी हिम्मत वाले बच्चे हैं, बड़े हिम्मत वाले बच्चे हैं, क्योंकि उन इलाकों में रह रहे हैं, वहां की यूज्ड टू जब हो जाते हैं तो फिर उन्हें आदत हो जाती है। तो जो 31 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई का सिलसिला है उसका अब इंतजार किया जा रहा है कि पंजाब की तरफ ये हवाएं रुख करें और यहाँ पर भी बारिशें अब स्टार्ट हो जाएं। आई स्टिल रिमेंबर द डे कि जब मैं मरी वाली साइड पर गई थी, बर्फबारी वहां पर हुई थी, देखने बर्फबारी गई थी, लेकिन ठंड इतनी थी मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली। तो फिर आप करने क्या गए थे अगर आप कमरे से? मैं वापस आ गई। हाँ, सीरियसली। और मैंने कहा कि मुझे जाना है, बट एनीवेज हमें अभी भी जाना है एक ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आते हैं, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करेंगे इस वक्त। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सोशल मीडिया एक्टिविटीज सनम जावेद की जमानत मंजूर कर ली गई है। नून लीग सेक्रेटेरिएट चलाने के हवाले से जो केस था उसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की जमानत अभी मंजूर कर ली गई है। बिल्कुल अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि नून लीग के सेक्रेटेरिएट चलाने का मामला, जिसकी बिना पर हम देख रहे थे कि सनम जावेद चंद माह से जेल में थी। आज लाहौर जो की अदालत है वहां पर ये डिसीजन लिया गया और देखा गया कि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस में मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की जमानत को मंजूर कर लिया है। सनम जावेद जो कि अब आने वाले आम इंतखाबात में एक हल्के से इलेक्शन भी लड़ रही हैं लाहौर के, और अब उनका जमानत का मंजूर हो जाना डेफिनेटली मुमकिन तौर पर उनके लिए एक नेक शगुन भी है। लेकिन क्या रिहाई का मामला जो है वो मुकम्मल हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हमने देखा है कि इसके अलावा भी कुछ दीगर केसेस में भी सनम जावेद जो है वो इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नई मलिक ने हमें ज्वाइन किया। नई, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल। आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुस्लिम लीग नून हाउस जलाने के केस पर समाअत की। अदालत ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद की जो कि बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने रिहाई के लिए मुलजमा को 2 लाख के जमानती चल के जमा कराने का हुक्म दिया है। अदालत ने सनम जावेद की दरख्वास्त
फैसला महफूज कर रखा था और आज फरमाया इस सारे रिश्ते गलती अदालत के जज अरशद जवेद सदर ने आज ये फैसला सुनाया। सदर जवेद के वकील शकील बादशाह हेड ऑफ केस ने दलाइल दिए थे, जबकि वकील मुल्ज़मा ने अदालत को ये बताया था कि मुल्ज़मा सदर जवेद को 6 माह बाद एक नए मुकदमे में मुलव्वस किया गया है। मुल्ज़मा की जमानत होती है तो उसके बाद इसे एक नए मुकदमे में डाल दिया जाता है, जिस पर ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जबकि एक वक्त में बहुत शुक्रिया, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट नईम मलिक हमें अपडेट कर रहे थे। जी, तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपके साथ एक अनोखा वाकया जो है वो जरूर शेयर करते हैं। और ये खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं भारत से। वेडिंग सीजन है, हम देख रहे हैं तमाम जो दुल्हने हैं वो अपनी तैयारी में जरा ज्यादा मसरूफ दिखाई देती हैं, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही हो गया। भारत में उस वक्त एक दुल्हन सबकी तवज्जो का मरकज बन गई जब वो मेट्रो बस में सवार होकर अपनी शादी की तकरीब में पहुंची। ये वाकया भारत के शहर बेंगलुरु में पेश आया है, जहां पर एक दुल्हन की मेट्रो बस में सवार होने की वीडियो वायरल। बिल्कुल ऐसी, और इस वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि दुल्हन ने रिवायती रूसी जोड़ा पहना हुआ है, जेवरात बड़े भारी पहने हुए हैं। हाँ, और अभी वजह यही बताई जा रही है कि वहां पर जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये ट्रैफिक में फंस गई थी और शादी की तकरीब के लिए इन्हें काफी देर हो रही थी, जिसकी बिना पर उन्होंने किसी भी चीज की परवाह नहीं की है। अच्छा, इसको एक रिस्क के तौर पर भी देखा जा सकता है, खासतौर पर भारत जैसे मुल्क में जहां पर इस तरह के बहुत ज्यादा वाकयात रिपोर्ट भी होते रहे हैं, लेकिन उन्होंने परवाह किसी भी चीज की नहीं की है और अपनी गाड़ी को जो कि ट्रैफिक में फंसी हुई थी उसको उन्होंने छोड़ा है, खुद मेट्रो बस सर्विस में पहुंची हैं और फिर उसमें बैठ गई हैं, जिसके मनाजिर फिर रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। और हमने देखा कि दुल्हन ने अपने हाजिर दिमागे का इस्तेमाल करते हुए बर वक्त फैसला किया और अपनी शादी पर टाइम में पहुंच गई। सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से दुल्हन की हिम्मत और इसके फैसले की खूब हिमायत की जा रही है और करनी भी चाहिए भाई। दुल्हन की शादी का मामला था, लेट कैसे हो सकती थी, इतना तैयार हुई थी वो। बिल्कुल ऐसे है, और हो सकता है अगर ये मशवरा भी दुल्हन ने दिया हो कि तुम ये भी तो फौरी पहुंचो, बिल्कुल लेट ना करो कि उनके जो वो रस्मों रिवाज के मामले होते हैं, एक शुभ मुहूर्त जो होता है, जो उनका होता है, तो वो सारी रुकावटें जो रास्ते की थी वो दूर करके वो मेट्रो का सफर करके पहुंची। और इससे पहले भी एक वीडियो हमने देखा था, भारतीय फिल्म स्टार की भी वायरल हुई थी, वो भी अपनी किसी शूटिंग पर पहुंचने के लिए उन्होंने मेट्रो का सफर किया था। वो नहीं याद है, अखबार ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाली थी और वहां पर जितनी ट्रैफिक ब्लॉक होती है उसके बाद लोग मेट्रो का सफर करते हैं। और इस दुल्हन ने भी फिर यही फैसला लिया है कि शादी पर देर से पहुंचने से बेहतर है, गाड़ी पर पहुंचने से बेहतर है कि वो मेट्रो के थ्रू पहुंच जाएं। तो ये वीडियो काफी वायरल हो रही है और इनको काफी पजीराई भी मिल रही है इनके इस एकदम पर। बिल्कुल, और वीडियो है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज कल अपने अव्वलीन सफर पर जो है वो रवाना हो चुका है और टाइटैनिक से 5 गुना बड़ा बहरी जहाज आइकन ऑफ द सीज 27 जनवरी 2024 को अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी से अव्वलीन पर सफर पर रवाना हुआ है। और रॉयल कैरेबियन नामी कंपनी का ये बहरी जहाज है जो कि सफर में हजारों मुसाफिरों को कैरेबियन लेकर जाएगा। बिल्कुल ऐसी है, जब ये जहाज बना था तब भी हमने इस पर प्रोग्राम किया था, अपने नाज़रीन को इस हवाले से बताया था कि कितने बड़े साइज का ये जहाज है, जिससे जरा आपने उसको रिपीट किया है कि 5 टाइम्स बिगर देन टाइटैनिक। रॉयल कैरेबियन ग्रुप का ये बहुत बड़ा जहाज है और बच्चे इसे जरूर पसंद करेंगे। जो मैनिटीज इसमें दी गई हैं, आइकन ऑफ द सीज के डिजाइन पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की गई है। हर हिस्से का इसका जो डिजाइन है उसको मुख्तलिफ तरीके से डिजाइन किया गया है। इस जहाज में मुतअद्दिद थीम सेक्शंस मौजूद हैं, जैसे थ्रिल आइलैंड है, उसमें 6 वाटर स्लाइड्स जहाज के अंदर मौजूद हैं। ये एक बड़ी अनोखी बात है। जबकि एब्सोल्यूट जो इसका हिस्सा है वो बर्फ पर स्केटिंग के लिए बनाया गया है और इसकी जो सबसे सस्ती टिकट भी है वो भी $1820 की है। अच्छा, मैं भी ज़हन में सोच ही रही थी कि इसकी टिकट कितनी होगी, तो वो $1820 है। तो यूं समझिए कि इस दुनिया की इलीट मोस्ट इलीट जो है वो इस जहाज में शिप में सफर कर रही है और खरीदने वाला मुसाफिर 7 रातों तक एक आम कमरे में कयाम कर सकेगा। इस बहरी जहाज में 20 जो है वो फ्लोर्स हैं और उसमें एक वक्त में 5500 से ज्यादा मुसाफिर और अमले के 2350 अफराद सफर कर सकेंगे। ऑलमोस्ट तकरीबन 8,500 करीब लोग हैं जो कि सफर कर सकते हैं। और इतना बड़ा जहाज, वैसे इस तरह के जो बहरी सफर पर रवाना होना भी एक अनोखा तजुर्बा है। और आफ्टर टाइटैनिक ये जो एडवेंचर है
उसको भी आजमाना, ये भी लोगों के लिए एक बड़ा इम्तिहान है। वो जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया था और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है आफ्टर टाइटैनिक, और बड़ी इसकी पब्लिसिटी होती रही है, इसकी जो टिकट्स हैं वो वक्त से पहले सेल होती रही हैं और अब अपने सफर पर रवाना भी हो चुका है। और जो टिकट है उसकी प्राइस भी हम आपको बता चुके हैं और वो बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। जब हम कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, जो और लोग हैं उनका तो 1800 रुपया ही बनता है, लेकिन हम लोगों का वो 1800 रुपया नहीं बनता। वो तकरीबन को 5.5-6 लाख रुपया बन जाता है। लेकिन ये 7 दिन का सफर है और एडवेंचर से भरपूर है, जो एमेनिटीज अंदर ऑफर की गई हैं। अच्छा, मैं तो इसमें ये कहूंगी कि जैसे जब आप कहीं का ट्रिप प्लान करते हैं तो आपको 3 से 4 लाख का ट्रिप तो पड़ ही रहा होता है ना, वहां की अकोमोडेशन ये वो, तो विद इन द शिप अगर आपको सब कुछ मिले तो मेरे ख्याल से वो आपके लिए सब कुछ है। और अगर पाकिस्तानी भी चाहें तो पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि सफर को अफोर्ड कर सकते हैं इजीली। लेकिन दुआ गो हैं हम इन तमाम मुसाफिरों के लिए कि वो बखैर आफियत अपना सफर खत्म करके वापस विजुअल्स हैं ये बड़े जबरदस्त हैं, बड़ा ही खूबसूरत है। और जो हम तस्वीर में देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 फ्लोर के होटल्स मौजूद होते हैं, तो ये 20 फ्लोर का बहरी जहाज है और उसकी जो हाइट है, विड्थ है, वो अनइमेजिनेबल है। काफी ह्यूज साइज का इसको बनाया गया है और जिस तरह से 5500 अफराद कह रहे थे कि मुसाफिर होंगे, कुछ 2350 अमला होगा, तो ये तकरीबन लगभग 8-9 हज़ार के करीब लोग हैं जो इसमें इजीली एक टाइम पर ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा अनवार, मतलब जितना इंटरेस्टिंग ये जहाज है हम लोग डिस्क्राइब तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में इमेजिन भी कर रहे हैं कि अंदर क्या होगा, किस किस्म के रूम्स होंगे, किस किस्म की एमिनिटीज होंगी, क्या लग्जरी एनवायरनमेंट लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा होगा। तो वाकई जिसने भी ये शाहकार तैयार किया है ना, दाद का मुस्तहिक है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसे ताल्लुक के हवाले से, और इस ताल्लुक में भी कुछ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं जो कि काबिल मुसम्मत होते हैं। माशरे में बहुत सारी बातों को ममनुआ कहकर रद्द कर दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ मियाँ बीवी के ताल्लुक की, जो कि एक बेहद खूबसूरत ताल्लुक होता है। और ये जो ताल्लुक है ये खूबसूरत लम्हात पर मुश्तमिल होता है, खूबसूरत ख्यालात पर मुश्तमिल होता है, लेकिन इस रिश्ते में भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको ममनुआ कहा जाता है, लेकिन उन पर ना गुफ्तगू की जाती है और ना ही गुफ्तगू करने की इजाज़त होती है। लेकिन ये तमाम बातें हमारे माशरे में मौजूद हैं। इन तमाम इशूज़ को डिस्कस करना भी ज़रूरी है। और ऐसा ही एक वाक़या कराची में भी पेश आया, जिस पर हमने देखा कि वहीं की एक सेशन अदालत ने एक शख्स को अपनी बीवी से बदतमीजी और जबरदस्ती जिनसी अमल करने के इल्जाम में 3 साल कैद की सजा सुनाई। सूबे सिंध में किसी भी शख्स को अपनी अहलिया के साथ जबरदस्ती करने के केस में ये पहली बार सजा सुनाई गई है। हमने देखा कि अदालत ने मुजरिम को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है और फिर साथ ही साथ 30,000 रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म भी दिया है। अब जुर्माना अदा करने में नाकामी की सूरत में मुजरिम को मजीद 1 माह कैद की सजा भुगतना होगी। तो ये एक इंतहाई अहम मामला है और आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि कुछ मामलात इतने संजीदा होते हैं कि यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए हम भी जरा फूंक फूंक कर अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्रोग्राम बच्चे भी देख रहे हैं, ये प्रोग्राम बड़े भी देख रहे हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर की खवातीन घर के कुछ बुजुर्गों के साथ बैठ के भी मॉर्निंग शोज देख रही होती है। और इन पर डिस्कस करना, इसलिए हम इन पर जो माहिर हैं उन्हीं की राय लेना बेहतर समझेंगे। इंसानी नफ्सियात के हवाले से जो माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं, दीन इस्लाम इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करता है। कोशिश यही करेंगे कि अपने इस सेगमेंट में लोगों को अवेयरनेस इस हवाले से दी जा सके, क्योंकि इस इशू पर बात नहीं की जाती है। और एक ही चीज़ है जो हम अपने माशरे में भी देखते हैं, क्योंकि औरत को एक कमज़ोर फरीक के तौर पर समझा जाता है, इसलिए जो ख़वातीन के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात हैं, दूसरे वाक़यात हैं, वो पेश आते हैं। तो इस स्पेसिफिकली केस को भी हम डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से सज़ा दी गई है औरत के इस हक को किस तरह से लोग किस तरह से देखते हैं। अदालत ने तो अपना फैसला सुना दिया है, आईनो कानून का फैसला सामने आ गया है, हमारे मजहब में किन चीज़ों की ममानियत है। जब हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे तो डॉक्टर ताहिरा रुबाब जो कि माहिर नफ्सियात हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो अवेयरनेस है ये किस तरह से फैलाई जाए और जो मर्दों की जहन साजी है वो किस तरह से की जानी चाहिए। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम, मजहबी स्कॉलर खलीकुर रहमान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं अपने मेहमानों के साथ। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आपके साथ कि किस तरह से कराची की एक सेशन अदालत की जानिब से एक शख्स को सजा दी गई है अपनी बीवी से बदतमीजी और ज़बरदस्ती जिनसी अमल करने पर, और अब इस केस में मिलने वाली सजा को औरत के हक में हम किस तरह से देख रहे हैं जानेंगे माहिरीन से। डॉक्टर ताहिरा रुबाब माहिर नफ्सियात हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुकी हैं। मजहबी स्कॉलर खलीकुर रहमान साहब हैं, वो भी हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों से उनकी राय लेंगे कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और जो डॉक्टर साहिबा हैं सोशल एक्सपेक्ट जो हैं वो क्या हैं। खलीक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कराची की अदालत की जानिब से एक फैसला सामने आया है, एक मिसाल सेट करने की कोशिश की गई है कि जिन चीज़ों की ममानियत है इस्लाम में भी ममानियत है, जो बीवी के हुकूक हैं वो बीवी को मिलने चाहिए, किसी तरह की भी जोर जबरदस्ती वो नहीं होनी चाहिए। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी दानिश में इस फैसले को बज़ाहिर देखने और इस पर तनकीद करने की बजाय इसको LGBT की रोशनी में देखने की जरूरत है। ये एक पूरा एजेंडा है। LGBT को अगर आप समराइज करके बात करें, जिसमें लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, ठीक है, इसमें जो उसका लुब्बे लुबाब खुलासा वो यही है, विद कॉन्सेंट, विद फीलिंग्स, अब जो मर्जी करें, विद निकाह, विदाउट निकाह, महरम के साथ, ना महरम के साथ। ये मैं समंदर को कोजे में बंद करके बता रहा हूँ। पूरी LGBT को आप देख लें उसकी रिपोर्ट को। उनके यहाँ रिश्तेदार, माँ बेटी में, बाप बेटी में फर्क नहीं, माँ बेटे में फर्क में नहीं, महरम रिश्तों की कोई उसमें तमीज नहीं। वो कहते हैं अगर आपकी फीलिंग्स आ रही हैं और आपकी कॉन्सेंट दोनों तरफ से मौजूद है, फिर आप जो मर्जी कर लें। लेकिन अगर कॉन्सेंट नहीं है, फीलिंग्स भी नहीं है, लेकिन निकाह है, तो निकाह की तो कोई हैसियत ही नहीं है। ठीक है, तो फिर तो वो जबरी क्या कहते हैं, हम बिस्तरी में बात आएगी। और इसी तरह इसको जिना कंसिडर किया जाएगा, जो मर्जी। खैर उन लोग, उस कौम में तो जिना का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, वो तो कॉन्सेंट और विदाउट कॉन्सेंट का तस्वुर है। तो सारी बात दरअसल इस तरफ घूम रही है कि जो एक आलमी एजेंडा है कि अल्लाह की मखलूक को निकाह के बंधन से आज़ाद कर दिया जाए, और जो एक पिदरी निज़ाम जिसको ये ताना देते हैं, जो हमारे मुआशरे की खुसूसियत है, जिसमें माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बेटे, सारे रिश्ते होते हैं, उनके यहाँ ये रिश्ते रहे ही नहीं। उनकी अक्सरियत इस वक्त नाजायज औलाद पर मुश्तमिल है। ये कोई ताना नहीं, ये उस सोसाइटी की रियलिटी है। जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह बचा है, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग इसमें मियाँ बीवी के आपसे ताल्लुकात पर चाह रहे हैं कि दीन इस बारे में, उसी पे बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे रूल्स पे बात करने देंगे मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। उसी पर बात, अगर आप मुझे बात करने लाए तो मुझे बात करने दें। जो स्पेसिफिक केस अभी यहाँ पर स्पेसिफिक केस हुआ इसलिए, और ये भी आपको बता दूं, ऐसे स्पेसिफिक केस की इब्तिदा सिंध से होती है हमेशा, क्योंकि वो जो मुआशरा है सिंध का, वडेरों का, जागीरदारों का, उसके अंदर सेकुलरिज्म ज्यादा है। उसके बाद उसकी ट्रांजैक्शन होती है पंजाब की तरफ। अभी बलोचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान या आपकी सरहद की तरफ आसानी से कोई नहीं देखता। इससे पहले भी एक आध खिलाफ इस्लाम बिल बने हैं, वो सिंध के सूबाई असम्बली ने पास किए थे, बाद में उन्होंने पंजाब की तरफ ट्रेवल किया था। अब पंजाब का एक सेशन जज मैं हल्फियत तौर पे कह सकता हूं कि इतनी बड़ी हिम्मत शायद ही कोई करे, लेकिन सिंध के अंदर ये हिम्मत करवाई गई। ये मैं समझता हूं ये एक सेशन जज का फैसला नहीं है। इसके पीछे जो अपने आप को सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं और समाजी कारकुन कहते हैं और NGOs अपने आप को कहती हैं, और जिनको फंडिंग बाहर से होती है ये मुलव्विस है। इसकी पूरी तहकीक होनी चाहिए। मियाँ बीवी है, अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के दरमियान जो एक ताल्लुक है उसकी बुनियादी जो वजह रखी वो निकाह को रख दिया जी। अब जब निकाह हुआ है तो लामाला बाहमी रिजामंदी से हुआ है। इस्लाम में रिजामंदी के बगैर निकाह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई करता है तो गलत करता है। जब निकाह रिजामंदी से हुआ, अब औरत को पाबंद कर दिया गया कि अगर शौहर तुम्हें अपने बिस्तर पे बुलाए, शर्म नहीं, सीधी बात कर रहा हूं, तो अगर तुम्हारी कोई शरई मजबूरी नहीं है तो तुम्हें इनकार नहीं करना होगा। शरई मजबूरी क्या होती है? उसकी अपनी बीमारी है जो उसको हर महीने दूसरे महीने पेश आ जाती है, उसमें तो शरीयत भी जायज से ही समझती है। लेकिन यहां अजीब है, कॉन्सेंट और उस बीमारी का भी ख्याल नहीं होता। ठीक है, शरीयत ने उसकी बीमारी को कंसिडर किया है एक, या शौहर शायद ऐसा है, शायद वो कोई इस्तिस्नाई केस होगा, कोई एक्सेप्शनल कोई केस होगा जिसमें वो हद से ज्यादा ही
हद इतिदाल से गुजर के हम बिस्तरी पे मजबूर करता है। आजकल मर्द नहीं है तो वो हद इतिदाल की बात ही पता नहीं कहाँ चली जाती है, खैर एक अलग मौजू है। ठीक है। फिर शरीयत जाके पकड़ती, यार तुम उसको उसकी ताकत से ज्यादा क्यों तुम उस पर एक बोझ डाल रहे हो। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। ठीक है। उमूमी जो हुक्म है इस्तिस्नाई हालतों को छोड़ के, अगर औरत को मर्द अपने बिस्तर पे बुलाया और औरत इनकार कर दे, मेरा जी नहीं चाह रहा, इस वक्त मेरी फीलिंग्स नहीं है, कॉन्सेंट नहीं, बुखारी की रिवायत बता रहा हूँ, दीगर सियासत की रिवायत बता रहा हूँ, पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पर लानत करते रहते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन जाहिर सी बात है खवातीन के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। पहला तो ये भी बताएगा कि आप खुद भी इस डिसीजन को किस तरह से देख रही हैं खवातीन के हक में, और दूसरा ये कि जब जिनसी तशद्दुद की बात करते हैं तो ये जो अमल है यकीनी तौर पर किसी भी औरत की इज्जत नफ्स पर भी एक बहुत बड़ा हमला होता है। नफ्सियाती तौर पर खवातीन इस टॉर्चर को किस तरह से लेती हैं? थैंक यू सो मच। एक तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक जो है ना ये है, बिकॉज अपनी नौयत का शायद ये अभी पहला केस इस तरह से रिपोर्ट हुआ है, हालांकि ये लॉ काफ़ी पुराना बना हुआ है। और जहाँ तक जिनसी जबर की बात है कि मियाँ बीवी के दौरान भी ये चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद एक क्लिनिशियन हूँ और मैं शादीशुदा ज़िंदगी के मसाइल को देखती हूँ। जैसे मौलाना साहब ने फरमाया, उन्होंने एक अपने पर्सपेक्टिव से फरमाया और बिल्कुल वो ठीक है, बिकॉज जब मियाँ बीवी का ताल्लुक बन गया तो मेरे ख्याल में ये ज़ोर ज़बरदस्ती और जबरन वाली चीज़ें आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हैं, एक दूसरे के लिए। हाँ यस, अगर आपका कभी मूड नहीं है, आप थके हुए हैं, आप नहीं करना चाह रहे, तो उस वक्त शोहर को ज़रूर समझना चाहिए कि अगर एक खातून आपकी 70 दफ़ा बात मान रही और 30 दफ़ा नहीं मान रही, तो इसमें वो बात नहीं है कि अब आपने उसके साथ जबरन ही सारी चीजें करनी है। ये ताल्लुक इस वजह से है, ये ताल्लुक इसलिए नहीं है कि मैं क्योंकि शौहर हूं तो मैंने तुम्हें अपने आप इम्पोज करना ही करना है तुम्हारे ऊपर, नहीं। ये ताल्लुक है एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे के हकूक पूरे करने का और एक दूसरे की ज़रूरतों को ख्याल रखने का। सो जैसे मौलाना साहब ने कहा कि ये शाज़ो नादर ऐसा होता है, मगर मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहूँगी कि शायद हमारे यहाँ पे ये जो मैरिटल इंस्टीट्यूशन जो है इसको रिवाइव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम इसकी अहमियत को जो है बहुत नलिफाई कर चुके हुए हैं, हमें इसकी अहमियत जो है उतनी ज़्यादा रह नहीं गई। यस, जबरी शादीशुदा रेप होते हैं क्योंकि ये क्लिनिक पे रिपोर्ट होते हैं, आम जनता इसको लोगों के सामने इसलिए नहीं रिपोर्ट करती कि इस तरह से इश्यूज बन जाते हैं। लोग उस चीज़ को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, लोग उस चीज़ को नहीं समझते कि एक औरत जब आपके साथ अपनी मर्जी से चीज़ें कर रही है, क्योंकि वो जो जिनसी ताल्लुक एक आदमी बनाना चाह रहा है ना, वो औरत के भी जिस्म की उतनी ही ज़रूरत है जितनी एक मर्द के जिस्म की ज़रूरत है। सो अगर वो खुशी से और बाहमी रजामंदी से हो तो वो औरत के लिए भी बाइस सुकून है और मर्द के लिए भी बाइस सुकून है। मगर आप एक दफ़ा दो दफ़ा तो किसी इंसान को इस चीज़ के लिए पुश कर सकते हैं, मगर बहुत सारे टाइम पे आप पुश नहीं कर सकते कि जी हर टाइम, क्योंकि उसमें फिर वो आपका ताल्लुक ही खत्म हो जाता है। वो जो एक जज्बात का ताल्लुक है, मियाँ बीवी का ताल्लुक है, वो ताल्लुक खत्म हो जाता है। आप जितनी दफ़ा भी ज़बरदस्ती, अगला बंदा चाह ही नहीं रहा। यस, मैं ये ज़रूर कह रही हूँ कि अगर आप को लगता है कि आपकी बीवी, आपका शोहर जो है, क्योंकि ये सिर्फ बीवियों की तरफ से नहीं आ रहा कि ये चीज़ अभी इन्होंने रिपोर्ट, ये केस जो रिपोर्ट हुआ है कि जी बीवियां इस तरह से कर रही हैं, शोहर भी इस तरह के बहुत सारे रवैये करते हैं जब वो औरतों की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा नहीं करते। और औरतें ऑनेस्ट टू गॉड, ये मैं बिल्कुल यहाँ पे अल-अलान कह रही हूँ कि मेरे क्लिनिक के ऊपर ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं कि औरतों को अपने शोहर के साथ ये इज़दवाजी ताल्लुक बनाने के लिए उनकी मिन्नतें तक करना पड़ती हैं। तो डेफिनेटली फिर इस चीज़ के ऊपर भी उतना ही सीरियस एक्शन होना चाहिए जितना किसी औरत के खिलाफ एक्शन जो है वो लिया जाता है। जैसे मैंने पहले ये बात कही कि जी ये दोनों की जरूरत का ताल्लुक है। अव्वल तो ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आप ये बात करें कि जी आपका शोहर आपके साथ जबरदस्ती पे उतरे या आप अपने शोहर के साथ जबरदस्ती के ऊपर उतरें। आपने म्यूचुअल रजामंदी से निकाह किया है और वो निकाह जो है वो इसीलिए है कि बहुत सारी वो चीजें जो कि पहले आपके लिए हराम थी अब आपके लिए हलाल हैं। जब आपने म्यूचुअल रजामंदी से निकाह की बात की ना मौलाना साहब, अभी तक हमारे मुआशरे में ऐसी मिसालें बहुत सी मौजूद हैं कि वालिदैन अपनी मर्जी और अपनी मंशा की खातिर तो बच्चों का निकाह करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं, लेकिन उनकी अपनी ज़हनी रजामंदी नहीं होती। मैं हाल ही में भी एक केस भी सामने आया हमारे अपनी सोसाइटी में कि वहां पर अभी रिसेंटली शादी हुई, शादी भी कर्ज लेकर की गई, अभी शादी का कर्जा भी पूरा नहीं उतरा और लड़की की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मैं इस शौहर के साथ रहना नहीं चाहती। और ये मामला एक मियां बीवी के ये ताल्लुक शौहर में ये बदला ही नहीं है। हाँ, जिनकी बिना पर ये इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी कोई एक वजह तो नहीं, आपका मीडिया सबसे बड़ी वजह।
इस्लाम ने पर्दे का हुक्म वैसे तो नहीं दिया। अब एक मियाँ, जैसे मेरी बहन ने कहा, इनसे पहले से भी टकरा होता रहा ठीक है, तो इनकी बात ठीक है कि मियाँ भी कई दफ़ा वो अपने वो उस पोजीशन में नहीं होता। मैं मियाँ की हिमायत करते हुए नहीं कह रहा, लेकिन मियाँ कितनी दफ़ा गया होगा वो क्या कहते हैं बीवी। खैर इस्लाम ने बहुत सी ऑप्शंस दी हुई हैं। ये इस तरह के केसों का जाना, अब आपने बात की ना कि वालिदैन की मर्जी के बगैर आपस में निकाह हो गया, अव्वल तो ऐसा निकाह होना ही नहीं चाहिए जी। ये तो अल्लाह ताला ने जो कॉन्सेंट का पहलू है दोनों तरफ निकाह से पहले रखा, तो लड़की मानी क्यों, लड़की को मानना नहीं चाहिए एक। अब लड़की मान गई, निकाह हो गया, तो कोशिश करे निभा की, ठीक है। आखिरी गुंजाइश अल्लाह ताला ने, ये कोई क्रिश्चियनिटी नहीं है, ये इस्लाम है। इस्लाम के कवानीन में फ्लेक्सिबिलिटी है। इस्लाम ने जहां कहा कि निकाह इस नियत से होता है कि हमेशगी के ताल्लुक की नियत से जी, वक्ती निकाह तो होता नहीं इस्लाम में जी, बिल्कुल ठीक है। वक्ती निकाह को आप ले लें तो उसमें तो जिना में फर्क ही नहीं रहता। तो इस्लाम ने हमेशगी की नियत के बावजूद ये ऑप्शन रखी कि मियाँ बीवी में निबाह किसी तरह भी ना हो सके, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मियाँ दूसरी शादी ना कर सके और बीवी अलहदा ना हो सके, दोनों निबाह करके सेपरेशन हो जाए, ठीक है। ठीक है। अब मेरी बहन ने एक बात की कि शादी भी कर्जा लेकर की गई। पहली बात तो ये कि इस्लाम में शादी का कॉन्सेप्ट ही नहीं, इस्लाम में तो निकाह का कॉन्सेप्ट है। निकाह ईजाब कबूल ऑफर एक्सेप्टेंस के दो बोल हैं, चंद लोग हैं, बात खत्म हो जाती है। ये कर्ज का तस्वुर कहाँ गया? औरत पर तो एक देला खर्चा नहीं आता, एक देला खर्चा नहीं आता। ये सारे खर्चे किसके ऊपर है? मियाँ के ऊपर है। क्यों? मियाँ ने निकाह करके उसको अपने घर ले जाना है। अल्लाह ताला ने कव्वाम कहकर सारी जिम्मेदारी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मियाँ पे डाल दी हैं। इवन यहाँ क्या होता है, घर खाली करके रखा जाता है, वो कमरा मियाँ बीवी का, और लड़की वाले आकर उस कमरे को भरते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है, पता नहीं उस मियाँ में गैरत कहाँ चली जाती है। मियाँ ने अगर बसाना है, सारे बंदोबस्त खुद करे, यहां तक कि महर भी उसके मियाँ की जिम्मेदारी है, नान और नफका मियाँ की जिम्मेदारी। अब एक बेचारे माँ बाप कर्जा लेकर बेटी को रुखसत करते हैं, तो मुआशरे का ये चलन भी बिल्कुल गलत है, इस्लाम आने के लिए तैयार नहीं है। और जब सेपरेशन हो रही होती है ना, फिर डायरियां लेके बैठते हैं कि तुमने इतना खर्चा किया, हमने इतना खर्चा किया, ये दे दो, ये वापस ले लो। ये कैसी अजीब सी बात है। लेकिन मुनासिब जब आप ये बात कर रहे हो, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हमारे मजहब में मौजूद है। जो कुछ हरकत हैं जो कि इंसानी जुमरे में नहीं आती मियाँ बीवी के दरमियान, जो शौहरों की तरफ से फिर की जा रही हैं, जिसमें कुछ इसको हराम मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। स्पेसिफिकली तो हम ऑन एयर टीवी पर इस तरह से बात नहीं कर सकते। इशारा कर दे, इशारा में कोई शर्म नहीं। आप क्या समझते हो उसके मुतालिक फिर क्या पैगाम है? देखिए, अगर गैर फितरी ताल्लुक, अगर आप, मैं समझ रहा हूँ आप इसी तरफ आ रहे हैं, गैर फितरी ताल्लुक हराम है। इस केस में हुआ, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, यहाँ तो जबरन हम बिस्तरी का केस है और उस पर 3 साल की सजा है। पता नहीं सेशन जज को शर्म क्यों नहीं आई, उसने कोई जिना तो नहीं किया हुआ। अगर तुमने 3 साल की सजा देनी तो आपका सारा मीडिया भरा हुआ आके सजा दे दो, पता चल जाए कि इस्लाम के कौन कौन से हुक्म की वायलेशन पे क्या क्या सजा मिलती है। वो भी 3 साल की सजा, कुछ उसको हया आनी चाहिए उस सेशन जज को। बात ये कि ये उस गैर फितरी अमल पे नहीं हुआ, ये हुआ है कि मेरी रजामंदी के बगैर ये मुसलसल ये काम करता रहा। अब ये अल्फाज देखें, मुसलसल मतलब उसकी मुसलसल रजामंदी नहीं थी और ये मुसलसल जबर करता रहा। ठीक है। अब देखें ना, ये हम किस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि आज हम ऑन एयर इस मसले को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैं वही आपको कह रहा हूं, ये इसको एक एग्जाम्पल बनाया जा रहा है जी, ट्रेंड सेट करने की कोशिश हो रही है। ठीक है। और ये जो लॉ है ना, छुप छुपा के लॉ बना दिया जाता है और 5-10 साल मट्टी पाव पॉलिसी के तहत उसको छुपा के रखा जाता है। फिर आस्ता आस्ता उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसकी एप्लीकेशन करने के लिए उसको लाया जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपकी जेब में पैसा आपका नहीं है ना, तो आपके जिस्म और रूह पर मर्जी आपकी नहीं है। ठीक है। पाकिस्तान इस वक्त एक मकरूज बेकारी मुल्क है जो दुनिया के मालियाती इदारों का गुलाम बना हुआ है। लिहाजा ये जो कुछ हो रहा है उन मालियाती इदारों की आशीर्वाद प्रोपोगेट करना जा रहा है। ठीक है, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। एक अहम खबर है जो मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ जो इस वक्त नोटिस थे वो फौरी वापस लेने का हुक्म दे दिया है। सहाफ़ियों को हिरासत करने से मुताल्लिक सुमोटो केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की जानिब से हिदायत की गई है कि FI की जानिब से सहाफ़ियों को दिए जाने वाले जो नोटिस हैं वो वापस लिए जाएँ। जिन सहाफ़ियों के खिलाफ तनकीद पर नोटिस जारी हुए हैं उन्हें फौरी वापस
वापस लिया जाए। रिमार्क्स देते हुए जस्टिस काजी फाइज ईसा का कहना था कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि तनकीद रोककर सुप्रीम कोर्ट या मेरा भला कर रहे हैं तो यह गलत है। ऐसा करके आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। बिल्कुल इंतहाई अहम केस है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सहाफियों के खिलाफ नोटिस वापस लेने का हुक्म दे दिया है। सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक सुमोटो केस की समाअत जो है वो इस वक्त जारी है और चीफ जस्टिस ने हिदायत जारी की है कि FIA की जानिब से सहाफियों को दिए जाने वाले नोटिस वापस लिए जाएं। जिन सहाफियों के खिलाफ तनकीद पर नोटिस जारी हुए हैं उन्हें फौरी वापस लिया जाए। रिमार्क्स ये भी दिए गए कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, अगर आप सोच ही रहे हैं कि तनकीद रोक कर सुप्रीम कोर्ट या मेरा भला कर रहा है तो ये गलत है। ऐसा करके आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। तो ये चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आया है। अहकामात जारी हुए हैं कि जो सहाफी के खिलाफ नोटिस हैं उन्हें फौरी वापस किया जाए। बैक टू डिस्कशन अगेन। और अभी हम लोग बात भी कर रहे थे डॉक्टर साहब से कि किस किस्म का जबरी अमल है, किसके बारे में गुफ्तगू हो रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, किस हद तक अग्री करती हैं आप डॉक्टर साहब की इस बात को लेकर के अगर अदालत की तरफ से फैसला दिया भी गया है तो 3 साल तक का, लेकिन जब हम जबर की बात करें, जबरदस्ती किसी अमल की बात कर रहे हैं, तो हम खुद भी जानते हैं कि घर में अगर जबरदस्ती में खाना भी दिया जाए तो वो चीज या वो उस दिन जो खाना बना होता है हमें पसंद का ना हो, हम नहीं खाते हैं। तो ये तो बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। इनफैक्ट मैडम पता क्या बात है, जब आप इस तरह से कुछ स्टेटमेंट्स लोग देते हैं ना कि जी औरत को मार लिया जाना चाहिए और इतना मारा जाए कि उसके जिस्म पे निशान न पड़े, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती हैं ना बहुत सारी, तो दैट मीन्स यू आर वैलिडेटिंग कि आप उस पर वायलेंस कर सकते हैं। ठीक है, अब वो वायलेंस किसी भी हद तक का होता है, सिंपली ये बात कही जाती है कि जी ये तो हो सकता है, मर्द को इजाजत है, कुरान पे इसका हुक्म आया है। अब आप देखते हैं कि वो हड्डियां भी टूटी होती हैं औरत की, उसकी समटाइम्स उसकी शर्मगाह को भी ठीक तरीके से अब्यूज किया गया हुआ होता है, समटाइम्स उसकी आंखें भी फोड़ी गई होती है, मगर उस पर कोई बात नहीं होती। दैट्स व्हाट इट इज। ये भी यही ये चीज़ जो है ना कि वो ऑफ कोर्स आपने जब रजामंदी की बात है तो फिर इसका मतलब ये है कि रजामंदी की ही बात है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। हाँ, अगर बीबी जैसे ये बात कह रही हैं कि जी मसलसल मेरे साथ जो है वो मेरी मर्जी के बगैर, फिर शादी भी हो सकता है उनकी मर्जी के बगैर, और फिर वो इतनी देर उस निकाह में रही ही क्यों है। पहली बात ये है कि अगर उनके साथ मसलसल जबर हो रहा था तो अगर वो 2 साल 1 साल उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया है तो उनको नहीं करना चाहिए था। फिर ये उनकी गलती है। मैं पहली स्टेज के ऊपर उनकी गलती को समझूंगी कि अगर 2 साल बाद 1 साल बाद 6 महीने बाद आप ये बात रिपोर्ट कर रही हैं कि मेरा शोहर मेरे से जबरदस्ती कर रहा है, तो आप तभी आवाज उठाती जब 2-3 मरतबा आपके साथ हो गया। आप सालों बाद एक चीज को क्यों कर रही हैं? और फिर अगर मेंटली और फिजिकली आप राजी नहीं थी तो देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट कि फिर शादी जबरदस्ती हुई थी। फिर इसके पीछे कॉज ये है कि शादी जबरदस्ती हुई थी, बिकॉज नॉर्मली तो इस तरह के रिलेशनशिप्स में, मियां बीवी के रिलेशनशिप में ये चीज नहीं आती कि जी आप तैयार ही ना हो और मसलसल, हाँ आप कभी ना कर सकते हैं कभी हाँ कर सकते हैं, मगर अगर मसलसल आप एक चीज रिपोर्ट कर रहे हैं तो मे बी एग्जैक्टली पीछे